हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। ओब्स एंड गायनिक की फार्माकोलॉजी में आज का अपना टॉपिक रहने वाला है यूटेराइन रिलैक्सेंट, जिन्हें हम लोग टोकोलाइटिक एजेंट भी बोलते हैं और इनका प्राइमरीली यूज किया जाता है प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट फार्माकोलॉजी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूटेराइन रिलैक्सेंट होते क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि यूट्रस पे एक्ट करने वाली मेडिसिन कौन कौन सी होती है, तो इन्हें हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है यूटेराइन स्टिमुलेंट, दूसरी होती है यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन स्टिमुलेंट है जिन्हें हम लोग ऑक्सीटोसिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं या फिर यूट्रोटोनिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है डियर, जिसके अंदर हम लोगों ने तीन कैटेगरी पढ़ी है जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में ऊपर देख सकते हैं। तो पहला इस कैटेगरी का पहला ड्रग आता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, यस डियर। सेकंड ड्रग आता है अर्गोमेट्रिन, जिसे हम लोग मिथार्जिन के नाम से भी जानते हैं, यस और नो। और तीसरा कैटेगरी आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रीवियस हम लोग ये सभी जो है पढ़ चुके हैं, यस और नो। अब बात करते हैं यूट्रस को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट। तो यूट्राइन को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली मेडिसिन थी जिन्हें हम लोग ऑक्सीटोसिन या यूट्रोटोनिक बोलते थे। प्राइमरी यूज होता था, यस डियर, लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज करते थे, या फिर बात करें ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज करते थे, यस और नो। अब यूट्राइन रिलैक्सेंट का क्या यूज है, टोकोलाइटिक एजेंट्स का क्या यूज है, तो इनका यूज होगा यूट्रस की मसल को रिलैक्स करना। और यूट्रस की मसल को रिलैक्स करने की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों, जब प्री टर्म लेबर होने वाली हो, यानी टर्म से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाए, उस दौरान प्री मेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ऑलवेज प्री मेच्योर डिलीवरी को, प्री मेच्योर लेबर को रोकने के लिए हम लोग यूट्राइन रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। आगे यूजेस के बारे में और बात करूंगा। इन्हें हम लोग मेनली टोकोलाइटिक एजेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों, यस और नो। तो बात कर रहे हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट या टोकोलाइटिक क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करते हैं बाय रिलैक्सिंग द यूट्रस। यूट्रस मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसके द्वारा प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसा कि मैं बात करूं, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू सप्रेस प्री टर्म लेबर बाय इनहिबिटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी मैं बोल सकता हूं यूट्रस को रिलैक्स करके, यस, रिलैक्सिंग यूट्राइन मसल को रिलैक्स करके प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे दोस्तों, उन्हें हम लोग कहेंगे टोकोलाइटिक एजेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है, मीनिंग है, समझ में आई थिंक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल या यूजेज क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टोकोलाइटिक एजेंट का एक ही यूज है। वो यूज क्या है, बेबी को टर्म से पहले डिलीवर होने से बचाना। अब बात करता हूं टर्म डिलीवरी क्या है। तो टर्म डिलीवरी की बात करें तो वो होता है 37 वीक से 40 वीक। अगर इस ड्यूरेशन में अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्म डिलीवरी। इस दौरान बच्चे के लंग्स भी मैच्योर हो जाते हैं। इससे पहले अगर डिलीवरी होती है तो वो कहलाएगा प्री टर्म डिलीवरी कहलाएगा, उसमें लंग्स मैच्योर नहीं होंगे। तो गोल क्या होंगे दोस्तों, दो गोल होंगे। पहला गोल तो इस बच्चे को कम से कम 2 से 7 दिन तक इसे कम से कम इतना डिले करना। तो हमारा मेन प्राइमरी गोल क्या है टोकोलाइटिक एजेंट का, याद रखिएगा, क्वेश्चन पॉइंट है, कम से कम 2 से 7 दिन तक इस डिलीवरी को डिले करवाना। तब तक हम लोग क्या दे सकें, तब तक हम लोग दे सकें कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकें, जो कि लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे। हमें पता है अच्छे से, जब बच्चा प्री टर्म डिलीवर होने वाला है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, लाइक डेक्सामेथासोन वगैरह दिया जाता है, जो कि इस बच्चे के अंदर लंग्स की मैच्योरिटी में हेल्प करेगा, लंग्स सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेगा, ताकि बच्चा अगर प्री टर्म भी डिलीवर हो तो वो सर्वाइव कर सके दोस्तों। तो सर्वाइवल के लिए इस डिलीवरी को कम से कम 2 से 7 दिन के लिए डिले करना, ताकि कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ये 2 गोल होते हैं अपने टोकोलाइटिक एजेंट के। तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो टोकोलाइटिक क्या करेंगे, यूट्रस की मसल को रिलैक्स कर देंगे ताकि डिलीवरी रुक जाएगी। अब डिलीवरी रुक जाएगी तो कम से कम 2 से 7 दिन रोक लेंगे। इस दौरान हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे ताकि बच्चे में इनफ, पर्याप्त मात्रा में लंग सर्फेक्टेंट रिलीज हो सके, ताकि लंग जो है वो मैच्योर हो सके दोस्तों, यस और नो। तो देखिएगा, डिले डिलीवरी फॉर 48 आवर्स यानी 2 डेज।
एक ही बात है, 48 आवर का मतलब 2 दिन, 2 से 7 दिन के लिए डिलीवरी को डिले करवाना, और दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के लिए हमें पर्याप्त समय देना ताकि ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, लंग सर्फेक्टेंट रिलीज कर सके, ताकि बच्चे के लंग्स जो है मेच्योर हो जाए, ताकि बच्चा जब डिलीवर हो जाएगा तो वो बाहर आकर के सर्वाइव कर पाए दोस्तों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट या टोकोलाइटिक को क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर आती है दोस्तों। तो इसके लिए एक ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, टोकोलाइटिक का क्या यूज है, इस प्री टर्म को प्रिवेंट करना, प्री टर्म डिलीवरी को क्या करना, प्रिवेंट करना। ये सुनो दोस्तों, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टोकोलाइटिक दे रहे हैं। तो इसी से याद रखेंगे, ये बच्चा क्या बोल रहा है, आई एम नॉट रेडी टू डिलीवर। ये बच्चा क्या बोल रहा है, आई एम नॉट मैच्योर टू डिलीवर। अभी ये बच्चा डिलीवर होने के लिए मैच्योर नहीं है। यही ट्रिक है, इसी से आप लोग क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। देखो आई एम, तो आई एम से याद रखिएगा इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन, ठीक है दोस्तों, इंडोमेथासिन, आई और एम आ गया इसके अंदर। ये सुनो दोस्तों, दूसरा आ जाएगा एन, एन के अंदर देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी आ जाएगी निफिडिपाइन, या सुनो निफिडिपाइन, जो कि एक कैसी ड्रग है दोस्तों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती है निफिडिपाइन। इंडोमेथासिन है वो एक NSAID होती है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा बात करूं NSAID जो है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होते हैं, इसलिए एंडोमेथासिन को मैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर भी बोल सकता हूं। आपको याद होगा NSAID में और भी मेडिसिन आती है, लाइक पैरासीटामोल आता है, एस्पिरिन आता है, डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, मेफिनेमिक एसिड, यस और नो, इस तरीके की मेडिसिन जिसमें एक इंडोमेथासिन भी आता है। ये सभी मेडिसिन क्या है, NSAID है। तो सभी NSAID यूज नहीं करेंगे, केवल क्या यूज करेंगे, इंडोमेथासिन यूज करेंगे। तो IM से हो जाएगा इंडोमेथासिन, N से हो जाएगा दोस्तों निफिडिपाइन। तीसरा आता है OT, OT से हो जाएगा आपके पास ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, OT ऑक्सीटोसिन इनहिबिटर, इनहिबिटर बोल दो या फिर एंटागोनिस्ट बोल दो, एक ही बात होता है डियर। इसके अंदर आ जाता है एटोसिबेन, एटोसिबेन करके एक मेडिसिन आता है, वो इस कैटेगरी के अंदर हम लोग बांटते हैं। आगे आ जाएगा एम, एम से हो जाएगा डियर MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। यस डियर, मैग्नीशियम सल्फेट को मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। मैग्नीशियम सल्फेट कैसी मेडिसिन है, ये टोकोलाइटिक भी है, ये एंटी डिसरिथमिक भी है, जिसे टॉर्सेट डी पॉइंट डिसरिथमिया में यूज करते हैं। टॉर्सेट डी पॉइंट डिसरिथमिया एक स्पेशल टाइप का डिसरिथमिया होता है जिसमें अल्टरनेट VT और विफिब्रिलेशन होता है, यस और नो। तो उसमें MgSO4 दे सकते हैं या फिर लिडोकेन दिया जा सकता है, याद रखिएगा टॉर्सेट डी पॉइंट के लिए। तो MgSO4 को एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के लिए भी हम लोग ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं MgSO4 के बारे में, और भी चीजें हैं, वैसे तो पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, जैसे इसका एंटीडोट मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक आगे MCQ करवाएंगे, वहां पे और लॉजिक बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी के अंदर आ जाएगा T, तो T से आ जाएगा डियर टर्ब्यूटलिन, टर्ब्यूटलिन जो कि एक क्या होती है, बीटा एगोनिस्ट होती है, जो कि सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है दोस्तों, एक बीटा एगोनिस्ट ड्रग है। और टर्ब्यूटलिन का नाम आपने कहा सुना है, ब्रोंकोडायलेटर में पढ़ा होगा, यस और नो। तो टर्ब्यूटलिन का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सभी कैटेगरी टोकोलाइटिक एजेंट है। तो आई थिंक आपको याद हो गया, बेबी को प्री टर्म से प्रिवेंट करने के लिए यूज करेंगे, इसलिए बेबी क्या बोल रहा है, आई एम नॉट मैच्योर टू डिलीवर, यस और नो। तो IM से इंडोमेथासिन, N से निफिडिपाइन, और T से क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ऑक्सीटोसिन क्या करता था, यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा, जो कि क्या है, एटोसिबेन है। और याद रखिएगा एटोसिबेन इज ऑल्सो एंटीडोट फॉर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट भी होता है दोस्तों। M4 हो जाएगा डियर यहाँ पे MgSO4, T4 हो जाएगा टर्ब्यूटलिन, डिलीवर बस याद रखने के लिए, यस और नो डियर, डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो जाता है यूट्राइन रिलैक्सेंट का, ठीक है। तो आप देखिएगा एक क्लियरली लिखा हुआ जो आपके पास में है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंडोमेथासिन एक NSAID है, कॉक्स इनहिबिटर भी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर भी बोलते हैं। निफिडिपाइन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में और भी मेडिसिन आती है, जैसे निफिडिपाइन आता है, वेरापामिल आता है, एम्लोडिपिन आता है,
पढ़ा आप लोगों ने, ये सुनो। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या इनहिबिटर में आ जाएगा एटोसिपेन। MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, जिसके लिए एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। टर्ब्यूटलिन जो होता है वो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, जिसे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग भी कहा जाता है दोस्तों, और ये कि ब्रोंकोडायलेटर भी है, यस सुनो। तो ये सभी कैटेगरी की ड्रग है वो यूट्राइन रिलैक्सेंट कहलाती है। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इफेक्टिव बात करूं तो याद रखिएगा क्वेश्चन पॉइंट, सबसे मोस्ट इफेक्टिव टोकोलाइटिक एजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, निफिडिपाइन होता है। और सबसे वीक पूछा जाए, सबसे वीक पूछा जाए, यस और नो, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, MgSO4 होता है। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा है, निफिडिपाइन को जो है सबसे इफेक्टिव माना जाता है, ओरल रूट से इसको दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैंने यहाँ पे अभी भी बताया कि इसको हम लोग जो है 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो पांचों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, नाम से ही क्लियर है। इंडोमेथासिन NSAID है, तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकता है। तो ये क्या करेगा, यस डियर, इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है बाय द, जो कि साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के द्वारा बनता है, इसको प्रिवेंट कर देता है। ये निफिडिपाइन क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्रोकर है, तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक कैल्शियम चैनल। और कैल्शियम हमें अच्छे से पता है कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए जरूरी होता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो मसल रिलैक्स हो जाएगी, यस और नो दिए दोस्तों, याद रखिएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेगेटिव इनोट्रोपिक ड्रग होती है, हमें ये भी अच्छे से पता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें आता है एटोसिबिन। ये क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को जुड़ने से रोकेंगे। और ऑक्सीटोसिन क्या था, ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला था, अभी मैंने बताया आपको, ऑक्सीटोसिक एजेंट था या फिर यूट्रोटोनिक एजेंट था। तो इसको ये एंटागोनाइज करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तो मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ये रोक देंगे, यस और नो। तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इनहिबिट होगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब कैल्शियम इनहिबिट होगा तो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, रिलैक्स हो जाएगी, ये सोनो। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये अगेन क्या करेगा, ये भी अगेन कैल्शियम इनफ्लक्स को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट कर देता है दोस्तों। इसलिए मसल जो है, यूट्रस की मसल, वो रिलैक्स हो जाएगी। टोकोलाइटिक एजेंट भी है। बीटा एगोनिस्ट में आ जाता है टर्ब्यूटिलिन भी आता है, एक रिटोड्रिन के नाम से भी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन होती है, बीटा एगोनिस्ट मेडिसिन है, वो सिंपैथोमिमेटिक होती है, जो कि यूट्रस की मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करती है। दीज आर सिंपैथोमिमेटिक। और सिंपैथोमिमेटिक क्या करती है, यूट्रस मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है दोस्तों। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाता है, यस और नो। अब बात करते हैं इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चूंकि 5 कैटेगरी की ड्रग है तो पांचों के साइड इफेक्ट भी अलग अलग ही होंगे दोस्तों, है कि नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे अपन, दैट इज इंडोमेथासिन। तो इंडोमेथासिन एक NSAID है, तो NSAID होने की वजह से ये क्या कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर तो करेगी ही करेगी, यस और नो दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर तो कर सकती है। इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमिनोज भी कर सकती है, यानी उस महिला के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट को कम कर सकती है। इसके अलावा प्री मैच्योर डक्टस क्लोजर भी कर सकती है। देखिए, डक्टस आर्टीरियोसस आप लोगों ने पढ़ा है, डक्टिस आर्टीरियोसस का प्री मैच्योर क्लोजर भी ये कर सकती है। ये साइड इफेक्ट होता है इंडोमेथासिन का, तो काफी सीरियस साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको लेस यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों निफिडिपाइन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो चूंकि ये कैसी ड्रग है, निफिडिपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो क्या करेगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होने की वजह से बीपी को क्या कर देगी, कम। क्योंकि हमें पता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, AC इनहिबिटर, यस और नो। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, हाइपोटेंशन यहाँ पे ये कोज कर सकते हैं, बीपी को डिक्रीज कर सकती है, हेडेक और फ्लशिंग यहाँ पे हो सकते हैं, बट दे कैन बी मैनेज, इनको मैनेज किया जा सकता है दोस्तों। इस वजह से इसको सबसे ज्यादा कैटेगरी में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये क्या है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को रोकती है, यस, नोजिया, वोमिटिंग और चेस्ट पेन वगैरह रेयरली ये कर सकते हैं। तो ये भी सेकंड चॉइस हो जाएगी। फर्स्ट चॉइस ये हो जाएगा, और सेकंड चॉइस है वो ऑलवेज क्या होगी, एटोसिबेन होगी, विच इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, क्योंकि इसके मिनिमम से साइड इफेक्ट है, दीज आर वोमिटिंग, नोजिया, और कभी कभी चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं MgSO4। तो MgSO4 की टॉक्सिसिटी मैंने पढ़ा रखी है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है MgSO4। इसके अलावा क्या करता है, यूरिन आउटपुट को कम कर देता है,
यस और नो। और इसके अलावा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को डिक्रीज कर देता है। तो MgSO4 के साइड इफेक्ट हमें पता है, फ्लशिंग होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, रिफ्लेक्सेस जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो वीक हो जाते हैं, और यूरिन आउटपुट है ये डिक्रीज कर देता है दोस्तों। और सबसे लास्ट में बात करते हैं दैट इज टर्ब्यूटलिन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। यस, तो ये साथ में बीटा एगोनिस्ट भी है, और बीटा एगोनिस्ट होने की वजह से हार्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि सिंपैथोमिमेटिक है, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ा देगा, तो हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ने का चांसेस हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है बॉडी के अंदर, तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट ये कोज कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग साइड इफेक्ट होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि फर्स्ट चॉइस होती है वो निफिडिपाइन होती है, बाकी सिंपल से साइड इफेक्ट है। एक इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट याद रखिएगा, जो कि ओलिगोहाइड्रोमिनास और प्रीमेच्योर डक्टस आर्टेरियोसस का क्लोजर कर सकता है, सीरियस साइड इफेक्ट ये कर सकता है। ठीक है, इसलिए लेस यूज करते हैं। MgSO4 ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, टोकोलाइटिक तो है बट इफेक्ट ज़्यादा नहीं, इसलिए यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर इन दोनों को ही अपन यहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब यूज नहीं करना है इन मेडिसिन को, कब कब यूज नहीं, किन परिस्थितियों में यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, क्लैप, ये ट्रिक याद रखिएगा। इस ट्रिक से ही इसके आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन याद होने वाले हैं। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, जिसकी स्पेलिंग होती है CLAP, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दो, CCLAPP। ठीक है, पहला और आखिरी अक्षर को डबल कर दीजिए, तो इसके अनुसार यहाँ पे साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, इसी ट्रिक से आपको याद होने वाला है। तो देखिएगा, C4 हो जाएगा कोरियोएमनाइटिस, तो किसी को अगर यूट्रस का इन्फेक्शन है, पहले से है, और उसे ये मेडिसिन दे जाएगी, तो यूट्रस का इन्फेक्शन बढ़ सकता है दोस्तों। तो कोरियोएमनाइटिस के केस में इसको यूज नहीं करना है। दूसरा, C का मतलब हो जाएगा डियर यहाँ पे कॉन्जेनाइटल एनोमली, अगर पहले से डिटेक्ट हो चुका है कि बच्चे को कॉन्जेनाइटल एनोमली है, तो उस केस में भी यूट्राइन रिलैक्सेंट का यूज नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ये जो पॉइंट है वो याद रखने वाला पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट याद रखने वाले पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है, तो याद रखिएगा बियॉन्ड 34 वीक, 34 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में इनको यूज नहीं करना है, क्योंकि 34 वीक के बाद ऑलरेडी लंग मैच्योर हो चुके होते हैं, नीड नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लंग सर्फेक्टेंट बनाने के लिए टाइम चाहिए हमें, है ना, प्री टर्म डिलीवरी में। तो मैंने बोला टर्म डिलीवरी होती है कितने, यस डियर, 37 से 40 वीक पे टर्म डिलीवरी होती है, लेकिन 34 वीक पे भी ऑलमोस्ट सारे लंग सर्फेक्टेंट बन चुके होते हैं। स्फिंगोमाइलिन, लेसिथिन ऑलरेडी आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये लंग सर्फेक्टेंट बन चुके होते हैं। तो अब जरूरत नहीं है इनकी, तो 34 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में यूट्राइन रिलैक्सेंट यूज नहीं करेंगे अपन दोस्तों, टोकोलाइटिक एजेंट यूज नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। दूसरा, एडवांस लेबर, वही बात है, ग्रेटर देन 34 वीक, 34 वीक के बाद में इनको यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक ही बात है, CCLAP। P4 हो जाएगा दोस्तों प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया, अगर उस मदर को एक्लेम्पसिया या प्री एक्लेम्पसिया डायग्नोज्ड है तब भी इनका यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और P का मतलब होता है प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटा अब्रप्ट हो गई है, चाहे वो कितने ही वीक पे हो जाए, 28 वीक पे हो गई हो चाहे, अगर आपने इसको यूज किया तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, प्लेसेंटा अब्रप्ट होने की वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो उस केस में यूज नहीं करना, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्लेसेंटा अब्रप्ट होने की वजह से अगर प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो यूट्राइन रिलैक्सेंट का यूज नहीं करेंगे हमें। ठीक है, आइडियली तो करना चाहिए, बट प्लेसेंटा अब्रप्ट हुई है और अगर टोकोलाइटिक दे दिए तो वहां पे क्या हो सकता है दोस्तों, ब्लीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्लेसेंटा अब्रप्शन में यूज नहीं करेंगे, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया में यूज नहीं करेंगे, और लेट प्रेगनेंसी या लेट एडवांस लेबर 34 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 34 वीक के बाद लंग सर्फेक्टेंट बन चुके होते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर टोकोलाइटिक एजेंट की आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट में नर्सिंग पेशेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, कंसिडरेशन। तो पेशेंट मॉनिटरिंग में पहला पॉइंट, शुड नॉट बी यूज्ड बियॉन्ड 34 वीक, 34 वीक के बाद इनको यूज नहीं किया जाना चाहिए। सिंपल सा बात, लॉजिक है यहाँ पे। दूसरा बात करेंगे, यस, फर्स्ट लाइन एजेंट है वो कौन होता है, निफिडिपाइन होता है, जिसको ओरल रूट से दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन कौन सा होगा, एटोसिबेन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पॉइंट है जिनको मैंने आपको अलग से बता दिया दोस्तों।
ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 एमसीक्यू करते हैं ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। पहला एमसीक्यू, टोकोलाइटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बियॉन्ड। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टोकोलाइटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? तो यस डियर, 24, 28, 30 और 32। लेकिन मैंने तो पढ़ाया था बियॉन्ड 34 वीक। यस और नो? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 34 वीक के बाद यूज नहीं करना है, तो मैक्सिमम ऑप्शन को आंसर दे देंगे अपन। अगर ऑप्शन में मान लो ई पॉइंट एक और ऑप्शन होता, वहां पे 34 होता, वो आंसर हो जाता, जाहिर सी बात है। ये सुनो, तो जो भी मैक्सिमम ऑप्शन होगा वो आंसर यहाँ पे आपको देना रहेगा। 35 होगा तो वो आंसर रहेगा, जो भी मैक्सिमम रहेगा इस केस में वो ही आपका आंसर रहेगा। 35, 36 तक हो सकता है ना प्री टर्म, या 36 भी, जो भी मैक्सिमम ऑप्शन होगा इस तरीके के क्वेश्चन में वो ही ऑलवेज आंसर आपका रहेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर हो गया डी, द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए एंटीडोट क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के जो है वो किसके लिए एंटीडोट होता है? इट इज एंटीडोट फॉर यस वारफेरिन। वारफेरिन के लिए, वारफेरिन को कोमाडिन भी बोलते हैं, कोमाडिन के लिए एंटीडोट होता है। प्रोटामाइन सल्फेट है वो हिपेरिन के लिए एंटीडोट होता है, हिपेरिन के लिए एंटीडोट होता है। ऐसे ही बात करें, कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो 4 चीजों के लिए यूज होता है, इसके 4 यूजेज होते हैं डियर। ठीक है, तो 4 यूज कौन कौन से है वो बता देता हूं। यस, कैल्शियम ग्लूकोनेट के 4 यूज कौन कौन से हैं? तो हाइपोकैल्सीमिया में देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में दिया जाता है इसको। हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया के अंदर भी इसको दिया जाता है दोस्तों। इट इज बेस्ट चॉइस इन हाइपरकैलीमिया टू ट्रीट हाइपरकैलीमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए। इसके अलावा दोस्तों इट इज एंटीडोट फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफिडिपाइन, एम्लोडिपिन, वेरापामिल, इस तरीके की मेडिसिन के लिए भी ये क्या होता है? एंटीडोट होता है। और लास्ट, इट इज ऑल्सो एंटीडोट फॉर MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी क्या होता है दोस्तों? ये एंटीडोट होता है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और नेलोक्सोन किसके लिए होता है डियर? इट इज एंटीडोट फॉर ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के लिए एंटीडोट होता है नेलोक्सोन। यस और नो? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। MgSO4 के लिए पूछा है तो एंटीडोट फॉर MgSO4 इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच टोकोलाइटिक हैज द रिस्क ऑफ कॉजिंग फीटल डक्टस आर्टेरियोसस कॉन्स्ट्रिक्शन। फीटल डक्टस आर्टेरियोसस का प्रीमेच्योर, देखिए सीरियस साइड इफेक्ट किसके थे? साइड इफेक्ट में मैंने बताया था इंडोमेथासिन के। किसके थे? इंडोमेथासिन है वो सीरियस साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। इसलिए देखो, टर्ब्यूटलिन का जो है बीटा एगोनिस्ट है, इसलिए ये क्या कर सकता है? टेकिकार्डिया कर सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये क्या कर सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, रिफ्लेक्सेस को वीक कर सकता है, जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको वीक कर सकता है, यूरिन आउटपुट को कम कर सकता है। इंडोमेथासिन है, इसके सीरियस साइड इफेक्ट है, गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर सकता है क्योंकि ये कॉक्स इनहिबिटर है। इसके अलावा डक्टस आर्टेरियोसस का प्रीमेच्योर क्लोजर भी कर सकता है। यस और नो दोस्तों? तो सीरियस साइड इफेक्ट कर सकता है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस भी कर सकता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को कम कर सकता है। निफिडिपाइन है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि क्या कर सकता है? रिलैक्स होने की वजह से समटाइम नोजिया वोमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट यहाँ पे हो सकते। कुछ और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक बात करते हैं बीपी जो है डाउन हो सकता है, हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला आ जाएगा, विच टोकोलाइटिक इज कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन फॉर प्री टर्म लेबर। तो फर्स्ट लाइन कौन सा होता है दोस्तों? यस, क्लिनिकल गाइडलाइंस में सेफ्टी एंड इफिकेसी के पर्पज से सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी होती है? तो ऑलवेज इट इज निफिडिपाइन इज द ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस होती है एटोसिबेन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो? तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो है यूट्रस पे वर्क करने वाली मेडिसिन पढ़ी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में ऊपर जो टॉपिक है वो सारे पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।